चलिए और अब स्वागत करेंगे आपका खास कार्यक्रम में। बात करेंगे भारत सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भाव्या। भाव्या के तहत मध्य प्रदेश ने औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया। फेज 1 राउंड 1 में मध्य प्रदेश ने 11 प्रस्तावों के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज्य में 9000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में 11 औद्योगिक पार्क प्रस्तावित हैं, जो उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम, सीहोर, सागर, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी और रीवा में विकसित किए जाएंगे। धार के भैंसोला में टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है। इन पार्कों में फार्मा, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मोहन सरकार, मध्य प्रदेश में भाव्या की बहार। तो 9000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन प्रस्तावित। उज्जैन से रीवा तक औद्योगिक विकास की तैयारी। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मोदी सरकार की मुहिम में मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। केंद्र की 33,660 करोड़ रुपए की भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या में मध्य प्रदेश ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। पीएम मित्र पार्क के विकास की बात आई हमारे समय तक, लेकिन हमने उसको टॉप प्रायोरिटी में लिया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर न केवल उसका उस समय भूमि पूजन किया, बल्कि उसी दिन लगभग 2000 एकड़ के सारे भूखंड का भी हमने निवर्तन बिक्री करवाई। ये हमारे उस काम करने की प्रति हमारे बाकी समय भी हमने पूरे वर्ष उद्योग निवेश वर्ष मनाकर जो काम किया था उसका विश्वास आया। और इसी प्रकार से दूसरा विक्रम उद्योगपुरी का जानकारी आई है। ऐसे हमारे जीआईएस का, जब हमने जीआईएस में 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव जो प्राप्त किए, आमतौर पर 30 लाख करोड़ के रूटीन में देश का ऐसा ट्रेंड है कि 10% निवेश हो जाए धरातल पे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन हमने उसमें भी 30% की ग्रोथ ली। लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव धरातल पे आ गए। कई सारे कारखाने के लोकार्पण की स्थिति में हम आए हैं। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी के साथ आज हमने अपने उद्योग निवेश संवर्धन की सर्वोच्च बॉडी की बैठक में मध्य प्रदेश की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश का पहला पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर न केवल उसका भूमि पूजन हुआ, बल्कि वह 100% सभी प्रकार के निवेशकों के लिए उसका निवर्तन भी कर दिया गया था। माननीय मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की। विक्रम उद्योगपुरी सहित सभी प्रोजेक्टों पे मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश और उद्योग में जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। हमने भव्या में भी कुछ नए प्रस्ताव लगाए हैं। मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से निवेशकों का मध्य प्रदेश सरकार ने विश्वास जीता है, वही कारण है कि बड़े पैमाने पर निवेशक हमारे राज्य में निवेश कर रहे हैं और मध्य प्रदेश आज सर्वाधिक पसंदीदा निवेशकों का डेस्टिनेशन बना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री जी, आपने 30% जो जीआईएस में आपने जो एक टारगेट रखा था, मुझे इस बात का संतोष है कि आमतौर पर 10% निवेशकों का प्रस्ताव धरातल पे उतरते हैं, लेकिन हमारे राज्य में विश्वास का जो माहौल बना है, पारदर्शी व्यवस्था हुई माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार, तो उसी का परिणाम है कि हम जब बिजली, लैंड, क्राइमलेस ऐसे कई कारणों से मध्य प्रदेश बहुत अच्छा उद्योग निवेशकों का गंतव्य बना है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से उसकी जो गति है वो काबिल तारीफ है। 30% से ज़्यादा 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव नीचे उतरे हैं। तो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मोदी सरकार की मुहिम में मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है और केंद्र के 33,660 करोड़ रुपए की भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भाव्या में मध्य प्रदेश ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 87 प्रस्तावों में एमपी के 11 प्रस्तावों का चयन हुआ। मध्य प्रदेश के इन 11 औद्योगिक पार्कों में
ऐसा क्या है जिसने राज्य को देश की टॉप लिस्ट में पहुंचा दिया? इस पर चर्चा भी करेंगे अपने मेहमानों के साथ और जानने की कोशिश करेंगे। 9000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर प्रस्तावित इन पार्कों में फार्मा, ऑटोमोबाइल, आईटी, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर को बढ़ावा देने की तैयारी है सरकार की। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं मोहित गर्ग जी। मोहित जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं रमेश शर्मा जी। रमेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाव्या योजना के तहत मध्य प्रदेश को दूसरी रैंक हासिल हुई है, तो ऐसे में ये माना जाए कि एमपी के लिए ये औद्योगिक क्रांति का समय है? बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश को अभी तक एग्रीकल्चर के लिए या कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था। पिछले कुछ समय से आप देखिए मुख्यमंत्री जी लगातार औद्योगिक विकास, उद्योगों की स्थापना पर जोर दे रहे हैं और उसमें ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया का जब उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया तो बहुत सारी स्टेट जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड थी, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, वहां की ग्रोथ में वो फर्क नहीं पड़ा जो मध्य प्रदेश जैसे औद्योगिक रूप से थोड़ा कंपैरेटिवली पिछड़ा कह सकते हैं आप, उन राज्यों में पड़ा। और खासकर जब से मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्री को लेकर अपनी इच्छा जताई और जो प्रशासनिक अमले को उन्होंने इस बात के लिए तैयार किया कि अब हमें कृषि अर्थव्यवस्था के साथ औद्योगिक क्रांति भी मध्य प्रदेश में लानी है। और उसी को लेकर जब इतने सारे प्रस्ताव तैयार किए कि देखिए, आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको किसी प्रोजेक्ट का अप्रूवल लेना पड़ता है तो बहुत सारे कागज, बहुत सारी तैयारियां उसके लिए लगती हैं। आप सिंपल एप्लीकेशन पे आपको अप्रूवल नहीं मिलता। तो आप देखिए मध्य प्रदेश के अलावा सिर्फ मध्य प्रदेश से ऊपर महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र की औद्योगिक स्थिति क्या है और मध्य प्रदेश की उसकी तुलना में बहुत पीछे है। मगर उसके बावजूद महाराष्ट्र को 14 पार्कों की अनुमति मिली और मध्य प्रदेश को 11 पार्कों की अनुमति मिली। और उसमें भी जो धार में, भैंसोला में जो टेक्सटाइल हब बनने जा रहा है वो हिंदुस्तान में इकलौता अपनी तरह का पार्क होगा जिसमें टेक्सटाइल को लेकर जितनी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, इवन क्वालिटी चेक्स हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए हैं, सबके लिए पूरी तरह से तैयारी की जाएगी। और जब ये 11 पार्क जब धरातल पर होंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है मोहित जी, मैं आपके पास लौटूंगा। यहाँ पर अंतर की भी बात की जा रही है। रमेश जी, अगर हम बात करें, महाराष्ट्र यहाँ पर पहले नंबर पर है और दूसरे पोजीशन मध्य प्रदेश की है, तो औद्योगिक निवेश की दौड़ में ये कितना बड़ा अंतर माना जाए और मध्य प्रदेश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि से माना जाए? रमेश जी। देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र क्योंकि नंबर 1 इसलिए है कि न केवल आज़ादी के बाद बल्कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय भी वहाँ पर चूंकि विकास कार्य और आधुनिक सुविधाएं और औद्योगिकरण शुरू हो गया था, इसलिए उसका आगे रहना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन उसको महाराष्ट्र को छोड़ करके देश के लगभग 24 प्रांतों में से अगर महाराष्ट्र को कम कर दें तो 23 प्रांतों में से मध्य प्रदेश को अगर 11 पार्क मिले हैं तो स्वाभाविक रूप से ये मध्य प्रदेश की उपलब्धि है। कुछ वर्ष पहले तक मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था। यहाँ पर जो यद्यपि धरती यहाँ पर बहुत अच्छी है, यहाँ पर लोकल रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है, वन संपदा हमारी बहुत अच्छी है, हमारी खनिज संपदा बहुत अच्छी है, कृषि संपदा हमारी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ का गेहूं, सरबती और हमारे यहाँ की दाल और बासमती, इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास में पिछड़ा हुआ था। मोहन यादव जी ने कहीं ना कहीं 3-4 चीजों को जो प्रायोरिटी दी, उन्होंने एक अभियान ही चलाया, वर्ष ही उन्होंने निवेश वर्ष घोषित किया। वो यद्यपि इन्वेस्टर्स मीट हर सरकार ने की, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जो रीजनल और लोकल इन्वेस्टर्स मीट की, जिला स्तर के की, तो उससे कहीं ना कहीं एक वातावरण बढ़ा। उन्होंने कनेक्टिविटी बढ़ाई, हवाई यात्राएं बढ़ाई। अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय भी इंदौर से जो हमारी फ्लाइट है वो मिलेगी। रोडों का जो चौड़ाकरण हुआ, 6 लेन 4 लेन, तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी बढ़ी। फिर इसके अलावा उन्होंने निवेशकों को आकर्षक सुविधाएं दी, कहीं ना कहीं भूमि के आवंटन में, अनुदान में भी, बैंकों से भी उन्होंने बातचीत की। तो ये जो सुविधाएं दी, फिर एक उन्होंने विंडो बनाई, एक खिड़की बनाई,
ताकि अगर कोई निवेशक आता है तो उसको कहीं इधर उधर उसकी फाइल के लिए ना जाना पड़े, एक खिड़की पर उसके सारे काम हो। और यही वजह है कि अगर पिछले 2.5-3 साल में अगर 34 हजार करोड़ के प्रस्ताव थे तो उसमें से 1/3 ने आकार लेना शुरू करी। ये जो भाव्या योजना है, ये स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री के वो जो 2047 का भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का संकल्प है, ये उसकी योजना है। और इसका संकेत अगर आपने जैसे कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश जी रमेश जी बीमारू राज्य से अब इसे समृद्ध राज्य बनाने की कोशिश लगातार की गई और यहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा रही है उद्योगपतियों को जो उनके लिए सबसे मुफीद है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर आए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग यहाँ पर स्थापित हों। अगर हम ये मानकर चलें कि भाव्या के जरिए क्या मध्य प्रदेश देश का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है रमेश जी? नहीं, निश्चित रूप से ये मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा। और यहाँ जो इन भाभ्याओं में जो यूनिट डलने वाली है, खास तौर से एग्रीकल्चर की यूनिट, एआई की यूनिट, टेक्सटाइल की यूनिट और फूड प्रोडक्ट की यूनिट बनने वाली है, इसका निर्यात भी होगा। तो मध्य प्रदेश की स्थिति न केवल देश में एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में बनेगी, बल्कि एक प्रमुख निर्यातक प्रदेश के रूप में भी बनेगी। निर्यातक बनने से फिर एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो अभी दिख रही है, ये जो पूरे 11 पार्क जब बन जाएंगे तो परोक्ष और प्रत्यक्ष और जो रोजगार के अवसर होंगे वो लगभग 9 से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष, इन 11 पार्कों में लगभग 1 लाख लोगों को तो प्रत्यक्ष रोजगार की संभावना है, बाकी परोक्ष रोजगार की संभावना है। तो हमारे नौजवानों का जो स्किल है उसको भी इसमें मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बहुत डेवलप होगी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा और मैं समझता हूँ प्रति व्यक्ति आय में भी इसमें वृद्धि होगी। ठीक है मोहित जी, अगर हम बात कर रहे हैं प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि उद्योगपतियों को सारी फैसिलिटीज एक ही सिस्टम के अंतर्गत मिलने वाली हैं? जी देखिए, पहले क्या होता था, पहले जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल हब्स बनते थे तो उसमें सामान्यतः सिर्फ एक जमीन का बड़ा लैंड पीस होता था और कच्ची या सामान्य सड़कें और बिजली। अब जो प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल हब्स बन रहे हैं उसमें आपको सब इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बहुत अच्छी चौड़ी सड़कें, एक सब स्टेशन पावर के लिए, लॉजिस्टिक के लिए कनेक्टिविटी, गोडाउन्स, वेयर हाउसेज, और इसके अलावा सिंगल विंडो क्यों पहले अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन अनुमति लेनी पड़ती थी, तो लोगों को लगता था बड़ा लंबा समय, बड़ी लंबी प्रक्रिया इसमें लग रही है। तो प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया कि जो आदमी दूसरे प्रदेश से या विदेश से आएगा उसके पास बहुत समय नहीं होता कि वो यहाँ भी परमिशन ले, वहां भी अप्रूवल ले, यहाँ भी दौड़ लगाए, वहां भी भागे। और इसमें एक चीज और जोड़ूंगा मैं, जब हमारी सरकार ने दतिया, उज्जैन, रीवा, इन जगहों पर एयरपोर्ट बनाए तो कांग्रेस का कहना था अरे यहां कौन जाएगा, दतिया कौन जाएगा। आप लॉन्ग टर्म विजन को देखिए, अगर दतिया के आसपास कोई इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलप होता है जैसे उज्जैन में डेवलप हो रहा है, अब आप इंदौर से उतरेंगे, इंदौर से आप उज्जैन को पहुंचने में आपको एयरपोर्ट से करीब करीब 2 घंटे का समय लगता है। आप उज्जैन लोकल में उतरेंगे तो वहां से आप 15-20 मिनट, आधे घंटे में इंडस्ट्रियल सेंटर पे पहुंच जाएंगे, देवास के लिए कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। तो ये जो एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं ये सिर्फ डोमेस्टिक लोगों की फ्लाई करके जो एक सामान्य पर्यटक होता है या सामान्य व्यापारी होता है उसके लिए नहीं है। इसका सबका प्रभाव आपको जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जब ये सब सेटअप होगा, पार्क लगेंगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि इनका कितना एडवांटेज है। छोटे छोटे बहुत सारे इंडस्ट्रियल के अपने खुद के हवाई जहाज होते हैं। 11 पार्कों में कितने, उनसे भी 11 पार्कों में कितने करोड़ का निवेश और कितने रोजगार का लक्ष्य तय किया गया है? देखिए, निवेश तो आप निवेश तो तय नहीं कर सकते, क्योंकि निवेश डिपेंड करता है कि कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट या कौन सा उद्योगपति या कौन सा इंडस्ट्री हाउस कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पे करना चाहता है। बट हाँ, हमें जैसा रमेश जी ने कहा, हमें ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से बहुत बड़ी संख्या में, अब आप एवरेज मान लीजिए तो 10 से 15 हजार लोगों को एक सेंटर पे प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, और परोक्ष की तो आप गणना करना थोड़ा मुश्किल है, जो कि देखिए ट्रांसपोर्ट हो गया, फूड रेस्टोरेंट्स हो गए, ऑटो हो गया, ढाबे हो गए, लॉजिस्टिक में बहुत सारी चीजें लगती, बहुत सारी चीजें होती जो उसमें जुड़ जाती हैं, जिससे आदमी को स्वरोजगार कह लीजिए, ये तो रोजगार हो गया प्लस प्रत्यक्ष में स्वरोजगार हो गया। तो ये सब मिला के बहुत बड़ी संख्या में रोजगार लोगों को मिलेगा। और इससे आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश की टोटल इकोनॉमी है
ओके वो बहुत ज्यादा मतलब लीप्स एंड बाउंड्स कह लीजिए उसको, मतलब कई मल्टीपल फोल्ड्स में ग्रो करेगी। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर की ग्रोथ की एक लिमिटेशन होती है कि आपकी जो एक जमीन में से जो प्रोड्यूस निकलता है उसकी एक लिमिटेशन है, एक सिंचित रकबे की अपनी एक लिमिटेशन है, पानी की लिमिटेशन है, और बहुत सारी डिपेंडेंसी आपकी वेदर पे होती है, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नहीं होता है। इंडस्ट्रीज को शेड के अंदर काम करना होता है, तो उससे जब आपको ये सब एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, तो जो मध्य प्रदेश की जीडीपी और मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत स्ट्रांग स्थिति में आपको दिखेगी। ओके महाराष्ट्र को 14 निवेश और जबकि यहाँ पर एमपी को 11। अगर हम ये मानकर चलें कि ये बताइए आप थोड़ा, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रतिस्पर्धा में इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानती है? देखिए इसमें प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, हम तो खुशनसीब हैं और हम केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, और मध्य प्रदेश की जो जिस टीम ने पूरे प्रपोजल बना के दिए थे प्रशासनिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, उनका भी धन्यवाद करते हैं। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा था कि आपको अप्रूवल मिलना बहुत आसान नहीं होता। हमारी किसी राज्य से प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम अपनी लाइन लंबी करना चाहते हैं, हमको किसी से कंपटीशन नहीं है, हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं। महाराष्ट्र भी मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का ये राज्य है, वो भी हमारा पड़ोसी राज्य है, हमारा उनसे इस चीज को लेकर कोई कंपटीशन नहीं है। ओके रमेश जी, मध्य प्रदेश की 11 पार्कों में सबसे ज्यादा संभावनाएं किन सेक्टरों में आपको नजर आती है? देखिए सबसे ज़्यादा संभावना एक तो टेक्सटाइल में संभावना नज़र आती है, क्योंकि इन 11 पार्कों में जो प्राथमिकता दी गई है वो एक तो टेक्सटाइल की प्राथमिकता दी गई है, और जो धार में प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर जो प्रधानमंत्री मित्र पार्क बना था वो भी एक प्रकार से टेक्सटाइल का हब था। उसमें रुई के बिनौले से लेकर के न केवल उसकी टेक्निकल और उसको तकनीकी धागा बनाने तक, खादी बनाने तक, जितने भी प्रकार के वस्त्र हो सकते हैं वो उसकी टेक्नोलॉजी थी। दूसरी फूड प्रोसेसेस पर इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तीसरा ये जो एआई पर और टेक्नोलॉजी पर और ट्रांसपोर्ट पर, इन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आधुनिक टेक्नोलॉजी, खासतौर से कंप्यूटर और ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी एआई की, इन 3-4 चीज़ों पर इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो चौथी प्रायोरिटी इसमें रहेगी, चौथी प्रायोरिटी के स्थानीय स्तर का प्रोडक्ट क्या है और स्थानीय स्तर के प्रोडक्ट को किस प्रकार हम नेशनल और इंटरनेशनल बना सकते हैं। मान लीजिए कहीं अगर शरबती अच्छी होती है, कहीं अगर तुअर अच्छी होती है, कहीं पर अगर आम अच्छा हो सकता है, तो ये जो हमारे यहाँ जैसे छिंदवाड़ा के बेल्ट में संतरे हमारे अच्छे होते हैं, तो ये जो स्थानीय जो बेहतर किस्म का उत्पाद है उसको हम किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसको बढ़ा सकते हैं, ये इस बात पर भी जोर इसमें बहुत ज्यादा रहेगा। आपने एआई की बात की रमेश जी, तो एआई का जिक्र यहाँ पर जब हमने देखा 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से किया गया कि एआई की ट्रेनिंग युवाओं को दी जाएगी बड़े स्तर पर, तो ऐसे में ये चीज़ समझ में आती है कि युवाओं को लेकर किस तरह के काम लगातार सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और चूँकि अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ रमेश जी, प्लग एंड प्ले जो मॉडल है उसको ज़मीन में लागू करने में कितना आसान होगा और कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? देखिए स्वाभाविक रूप से कोई भी काम शुरू करना बहुत सरल नहीं होता है, और फिर काम अगर शुरू करें तो उसमें चुनौतियां अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो जिस क्षेत्र में ये पार्क लग रहा है और जहां पर ये काम शुरू होने वाले हैं, वहां के युवाओं में एक मानसिक तौर पर उनमें तैयार करना और मानसिक तौर पर उनको उत्साह में लेकर आना, एक बात। दूसरी, भारत में एक दो चीज साथ साथ चलती है। जिस प्रकार प्रकृति में प्रकाश और अंधकार दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक शक्तियां भी शक्ति हैं जो कहीं ना कहीं युवाओं को भड़का सकते हैं। तो कुल मिलाकर के युवाओं को जो भ्रामक प्रचार है उससे दूर करके उनको रचनात्मक काम में लगाना, इसका संकेत प्रधानमंत्री जी ने स्वाधीनता दिवस के अपने संबोधन में भी दिया, उनको लगाना एक दूसरी बड़ी चुनौती है। तीसरी जो इसमें बड़ी चुनौती है वो कहीं ना कहीं ये मानस बना करके कई बार एक काम करना, सरकार ने एक योजना बनाई, एक नीति बनाई और उसके आधार पर लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन एक दूसरी बात होती है उस नीति पर और उस योजना के ऊपर समाज पूरी शक्ति के साथ, पूरी उत्साह के साथ जुड़े।
इन पार्कों में बहुत आवश्यक है। स्थानीय लोग, जरूरतमंद लोग, जो लोग इससे प्रत्यक्ष जुड़ेंगे वो बहुत उत्साह के साथ जुड़ें। इसके लिए एक प्रकार का वातावरण बनाना भी बहुत आवश्यक है, ताकि दूसरी एक और बात ये होगी कि जो जिन लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इन पार्कों में रोजगार मिल जाएगा, ये भव्य पार्कों में, लेकिन उनके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो रॉ मटेरियल स्थानीय नौजवानों को उसके लिए तैयार करना, ताकि वो जो प्रधानमंत्री का नारा था लोकल पर वोकल, उनको तैयार करना, ताकि वो स्थानीय स्तर की जरूरत रोजगार, उसमें रोजगार भी मिलेगा और युवा उसमें सक्रिय होंगे। ये भी एक बड़ी चुनौती वातावरण बनने की है जी। ओके मोहित जी, जैसे कि इन चुनौतियों का जिक्र रमेश जी के द्वारा किया गया है, इन चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं? और दूसरी चीज़ आप ये भी बताइए, क्या ये बता सकते हैं कि ये योजनाएं सिर्फ इंडस्ट्रियल पार्क बनाने तक सीमित रहेंगी या फिर स्थानीय युवाओं को स्किलिंग और रोजगार के अवसर भी पैदा करने की गारंटी देंगी? देखिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बड़े लंबे समय से काम कर रही है, और उसका जो डेटा बैंक है, जो रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के पास हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, वो डेटा ऑलरेडी हर जगह अवेलेबल है। तो जैसे ही ये इंडस्ट्रियल पार्क का बेस और इंडस्ट्री आना चालू होंगी, तो देखिए लोकल एरिया में पब्लिसिटी और इनका तो आज ऐसा जमाना है सोशल मीडिया का, AI का, ये सब चीजें बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच जाती है जहां तक जानकारी की बात है। और चूंकि ये डेटा ऑलरेडी है और जो स्किल डेवलपमेंट जिन लोगों को दिया गया है उसका भी एक सेक्टर है और लेबर डिपार्टमेंट उससे कनेक्टेड है, डेफिनेटली उनके सबके पास सूचना भी जाएगी। और जो प्रदेश सरकार ने जो प्लग इन प्ले बनाया, तो उसमें एक सेक्टर ये भी रखा है कि जो स्किल्ड, जैसे मान लीजिए कि टेक्सटाइल सेक्टर में अगर किसी ने टेक्सटाइल से संबंधित कोई ट्रेनिंग ले रखी है या उसके पास ITI में या किसी और तरह से उसके पास स्किल है, तो उनका जो डेटा बैंक है उनको ऑलरेडी इंटीमेट किया जाएगा। और अगर वो कहीं और ऑलरेडी एम्प्लॉयड नहीं है और अगर वो आना चाहते हैं, कहीं और से भी एम्प्लॉयड है और आना चाहते हैं, तो उनको प्रायोरिटी पर ये ऑलरेडी उसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, थैंक यू सर, आप दोनों मेहमानों का। रमेश जी बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमसे बातचीत की, और मोहित जी आपका भी बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सर आपका भी। तो ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, IT और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, ये दावा है। निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी पूरी उम्मीद है। चलिए इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।